गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्राथमिक क्रियाकलाप प्राइमरी एक्टिविटीज़ का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत आखेट एवं संग्रहण, हंटिंग एंड गैदरिंग, पशुचारण, पैस्टोरल एक्टिविटीज़, कृषि, एग्रीकल्चर एवं कृषि के अंतर्गत विश्व स्तर में मिलने वाली कृषि प्रणालियों का अध्ययन किया। और यह कृषि प्रणाली का विभाजन हम लोगों ने भौतिक आधार पर करके किया। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कृषि का विभाजन संगठन के आधार पर भी दो वर्गों में किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट इसमें है सहकारी कृषि, कोऑपरेटिव फार्मिंग। सेकंड जो डिवीजन है सामूहिक कृषि, कलेक्टिव फार्मिंग। फर्स्ट हम लोग जानेंगे सामूहिक कृषि क्या है। सामूहिक कृषि मुख्यतः जो है, इसमें सरकार का भी मुख्य रूप से योगदान होता है। सरकार जो है उत्पादन का वार्षिक निर्धारित करती है। जैसा कि अब हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि पाकुड़ जिला या साहेबगंज या गुमला वाले क्षेत्र में जहां कृषि कार्य अधिक हो रहे हैं, या किसी भी क्षेत्र में जहां कृषि कार्य में लोग अधिक संलग्न हैं, वहां के कृषि उत्पाद को सरकार जो है प्रत्यक्षता खरीद लेती है, उसका लाभ किसानों को देती है। एवं कृषि कार्य के लिए भी जो सब्सिडी है, बहुत सारे निवेश है। निवेश कहने का मतलब कृषि कार्य में बीज, खाद, सिंचाई की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था सरकार के द्वारा भी समय समय पर की जाती है। एवं जो फसल की बर्बादी होती है तो इसका मुआवजा भी सरकार के द्वारा किया जाता है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। अभी ग्रीन सिंगल विंडो के माध्यम से भी बहुत सारे कार्य जो है कृषि क्षेत्र में विकसित किए गए हैं कृषि के विकास के लिए, जो सरकार का पूर्णतः इसमें योगदान होता है। एवं कृषि उपजों का मूल्य जो है सरकार निर्धारित करती है। यदि उपज लक्ष्य से अधिक होती है तो उसे सभी सदस्यों में बांट दिया जाता है एवं उसे बाजार में बेचकर धन कमाया जाता है। उत्पादन एवं भाड़े में ली गई मशीनों का कर्ज जो है किसानों को चुकाना पड़ता है। एवं कभी कभी जब अत्यधिक कर्ज हो जाता है तो इसके लिए सरकार भी मुआवजा देती है। इस प्रकार की कृषि प्रणाली मुख्यतः जो है सोवियत संघ से शुरू हुआ था। साम्यवादी सरकार जब वहां आई, उसी समय से ये कार्य शुरू किया गया था। सेकंड जो है सहकारी कृषि, कोऑपरेटिव फार्मिंग। सहकारी कृषि में कृषक जो है एक समिति का निर्माण करते हैं। सबसे पहले एक समिति बनाते हैं और इस समिति में बहुत सारे लोग सम्मिलित होते हैं और सभी के विचार करने के बाद एक कृषि भूमि जो है उसका विस्तार किया जाता है। कृषि भूमि का इसमें आकार जो है काफी बड़ा होता है और सभी जो इसके सदस्य होते हैं, समिति के जो सदस्य होते हैं, सभी मिलकर उसमें कृषि कार्य करते हैं। सभी मिलकर उसमें अपना निवेश करते हैं, इनपुट करते हैं एवं होने वाला उत्पादन का लाभ जो है सभी में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। अंतर इस दोनों कृषि में यही है कि सहकारी कृषि एवं सामूहिक कृषि। सहकारी कृषि में एक समिति के माध्यम से कृषि कार्य होता है, जिसमें समिति के सदस्य जो है मिलकर सारे संसाधन जुटाते हैं, कृषि के आकार को बढ़ाते हैं, कृषि क्षेत्र के आकार को बढ़ाते हैं और उससे होने वाले लाभ को जो है कृषि के जो सदस्य होते हैं, जो समिति बनाया गया है, कृषि समिति का जो निर्माण ये लोग खुद से करते हैं, उसमें आपस में बांट दिया जाता है। एवं सामूहिक कृषि में क्या है कि ये सरकार के नियंत्रण में होता है और इसमें जो भी कृषि संबंधित जो परेशानियां होती है, इनपुट को लेकर, निवेश को लेकर, सरकार भी इसमें समय समय पर मदद करती है। आज हम लोग इसका बेस्ट एग्जांपल देखते हैं कि ब्लॉक लेवल पर इसमें बहुत अच्छा से काम हो रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में। इसके लिए ब्लॉक लेवल पे सरकार के द्वारा खाद, बीज और जो भी सिंचाई की व्यवस्था है ये उपलब्ध कराई जा रही है। हालांकि ये ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ है, क्योंकि प्रयास अच्छा है कृषि कार्य के प्रोत्साहन में।
तो ये जो है संगठन के आधार पर मुख्यतः 2 वर्गों में कृषि का विभाजन किया गया है। इसे 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा डिटेल में आपको लिखना नहीं है, शॉर्ट में लिखना है कि सहकारी कृषि क्या है एवं सामूहिक कृषि क्या है और किस तरह से ये डेवलप कर रहा है और इसकी भविष्य में क्या संभावनाएं हैं। यदि देखा जाए तो जिन लोगों के पास भूमि नहीं है, जो भूमिहीन कृषक है, उनके लिए बहुत बड़ा फायदा है यदि ये समिति में अपना योगदान देते हैं, सदस्य बनते हैं और कोई अन्य संसाधन जुटाकर उसमें अपनी भागीदारी दिखाते हैं तो उनका लाभ भी उनको प्रत्यक्ष रूप से मिलता है। नेक्स्ट जो प्राथमिक क्रियाकलाप में जो व्यवसाय शामिल किए गए हैं, खनन, माइनिंग। तो खनन से तात्पर्य है खनिज पदार्थ को निकालना, खनिज का उत्खनन करना। तो खनिज को डायरेक्ट जो है प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि उसे परिष्कृत किया जाता है, साफ किया जाता है, परिवर्तित करके उसका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। हम लोग देखेंगे कि सभ्यता के विकास में भी शुरू से खनिज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्य जो है हथियार का निर्माण जो है केवल पत्थर से करते थे और इसलिए इस युग को पाषाण युग या स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। बाद के वर्षों में धीरे धीरे मनुष्य ने धातु को कैसे गलाया जाता है, कैसे साफ किया जाता है, कैसे परिवर्तित किया जाता है, ये सीख ली और सबसे पहले धातुओं में तांबा का प्रयोग किया गया था और इसी के नाम से ताम्र युग जो है ब्रोंज एज भी रखा गया था। तांबा युग के बाद जो है लौह युग आया, आयरन एज। और वर्तमान समय में हम लोग जो है इस्पात युग में जी रहे हैं, स्टील एज में जी रहे हैं। क्योंकि खनिज संसाधन जो है भौतिक सभ्यता का मूल आधार है एवं बिना खनिजों के उद्योग की कल्पना नहीं की जा सकती है और हम कह सकते हैं कि बिना उद्योगों के विकास के अर्थव्यवस्था का भी विकास संभव नहीं है। अर्थव्यवस्था विकसित होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, लोगों के रहन सहन में वृद्धि होगी, लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति स्वयं कर सकेंगे और इस तरह से मानव विकास सूचकांक को भी बढ़ाने में हम लोग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि खनिज को निकालने की मुख्यतः 2 विधि हैं। इससे क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी जानकारी के लिए हम बता दें। खनन की मुख्यतः 2 विधि है, धरातलीय खनन विधि एवं भूमिगत खनन विधि। धरातलीय खनन विधि में खनिजों को कम गहराई से निकाला जाता है एवं इसमें कम खर्च भी होता है, अतः इससे लाभ भी अधिकतम होता है। यदि हम लोग भूमिगत खनन विधि की बात करें तो भूमिगत खनन विधि में वैज्ञानिक विधि से खनन कार्य किए जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में आज भी जो है यह खनन कार्य पारंपरिक तरीके से किया जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग झारखंड में देख सकते हैं। आज भी झारखंड में जो आपका बोकारो, चंद्रपुरा, धनबाद क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जो गोंडवाना क्रम के कोयले के खान हैं, आज भी वहाँ के स्थानीय लोग बहुत अत्यधिक गहराई में जाकर खनन कार्य करते हैं, कोयला निकालने का कार्य करते हैं। कभी कभी न्यूज़ में आता है कि बहुत सारे श्रमिक जो है अत्यधिक गहराई में जाकर खानों में काम कर रहे थे और इस दौरान जो है इसकी छत गिर जाती है, बहुत सारे मजदूरों की मौत भी हो जाती है। तो अतः यहाँ कहना आवश्यक होगा कि जब भी हम लोग भूमिगत खनन कार्य करते हैं तो आज हमारा डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट बहुत प्रचलन में है, तो क्यों ना साइंटिफिक डेवलपमेंट के माध्यम से, टेक्नोलॉजिकल डेवलप के माध्यम से इन क्षेत्रों में कार्यों को संपादित किया जाए ताकि जान माल की हानि कम हो, श्रमिक की मौत न हो। मनुष्य संसाधन या हम कह सकते हैं मानव संसाधन को हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं। अंत में हम कहना चाहेंगे कि प्राथमिक क्रियाकलाप जो है जो मुख्यतः जो है प्रकृति से जुड़ा हुआ है एवं इससे जो भी लाभ होता है काफ़ी कम होता है, निम्न स्तर का होता है। निम्न स्तर के लाभ होने के कारण यहाँ के लोगों का रहन सहन भी काफ़ी निम्न स्तर का होता है, इसकी अर्थव्यवस्था भी काफ़ी निम्नतम होती है। हालांकि प्राथमिक क्रियाकलाप से ही जो भी हमें प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं उन्हीं के माध्यम से आपका सेकेंडरी, टर्सरी सारा कुछ डिपेंड है। तो हमें चाहिए कि इन क्षेत्रों को ज़्यादा डेवलप किया जाए, इनका विस्तार भी काफ़ी
किया जाए, इन क्षेत्रों में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बहुत अधिक आवश्यकता है। इस तरह से ये चैप्टर आज जो है समाप्त होता है। अब हम लोग जानेंगे कि प्राथमिक क्रियाकलाप से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन, चूंकि प्राथमिक क्रियाकलाप प्राइमरी एक्टिविटीज, तो फर्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि प्राथमिक क्रियाकलाप को परिभाषित करें, डिफाइन द प्राइमरी एक्टिविटीज। पहला क्वेश्चन यही आता है। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं चलवासी पशुचारण क्या है, व्हाट इज नोमैडिक हर्डिंग। और इसका जो सेकंड टाइप्स भी है, व्यावसायिक पशुचारण से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। कभी कभी क्वेश्चन इन दोनों में डिफरेंस लिखने को आते हैं, राइट द डिफरेंस बिटवीन नोमैडिक हर्डिंग और एंड कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। चलवासी पशुचारण एवं व्यावसायिक पशुचारण में अंतर लिखें। तो क्वेश्चन जिस तरह से पूछे जा रहे हैं, आंसर आपको वही लिखना है। ये नहीं कि सारा पूरा डिटेल में लिख दिए, ऐसा नहीं। आपको देखना है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। यदि क्वेश्चन आते हैं कि विश्व की कृषि प्रणालियों का वर्णन करें, डिस्क्राइब द एग्रीकल्चर पैटर्न इन द वर्ल्ड, तो जितने भी कृषि प्रणाली हम लोगों ने पढ़ा है डिटेल में लिखेंगे। यदि आपका शॉर्ट क्वेश्चन किसी एक पैटर्न पे आता है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख ले, क्वेश्चन करते हैं भूमध्य सागरीय कृषि क्या है, व्हाट इज मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। तो सिर्फ आंसर भूमध्य सागरीय कृषि का ही लिखना है। यदि टोटल क्वेश्चन आते हैं कि विश्व की कृषि प्रणाली का वर्णन करें, तभी पूरा कृषि प्रणाली का वर्णन हम लोगों को करना है। किसी एक से क्वेश्चन आता है शॉर्ट में 2 और 4 मार्क्स का, तो एक का ही वर्णन करना है। लास्ट क्वेश्चन कभी कभी खनन को परिभाषित करने के लिए आते हैं, डिफाइन द माइनिंग। खनन क्या है या खनन को परिभाषित करें। तो हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा कि खनन क्या है, खनिजों को निकालने की प्रक्रिया को ही खनन कार्य कहते हैं, और यह मुख्यतः दो विधियों से खनन कार्य किए जाते हैं। बस इतना ही आपको लिखना है। इस तरह से यह चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज स्टार्ट करेंगे। किन्हीं को भी कोई डाउट है आप कमेंट में लिख सकते हैं, पुनः इसका रिवीजन किया जाएगा। थैंक यू।